नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। देहरादून से खबर आ रही है, उत्तराखंड में 4 दिन का येलो अलर्ट जारी। 11 से 14 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट। 11 से 14 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट। पर्वतीय जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। पर्वतीय जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। उधम सिंह नगर और चंपावत में 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित। उधम सिंह नगर और चंपावत में 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित। उधम सिंह नगर और चंपावत में 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित। उत्तराखंड में 4 दिनों का येलो अलर्ट जारी। भारी बारिश के चलते जारी किया गया येलो अलर्ट। 11 से 14 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट। लोगों को सतर्क रहने की दी गई हिदायत। पर्वतीय जिलों में अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना। पर्वतीय जिलों में अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना। उधम सिंह नगर और चंपावत में 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित। उत्तराखंड में 4 दिनों का येलो अलर्ट। तो भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में 4 दिनों का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। 11 से 14 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा दिया गया है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि इन 4 दिनों भारी बारिश उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में हो सकती है। और इसी खबर पर देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से 4 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ हिदायत जनता को दी गई है, साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल 4 दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया है पूरे प्रदेश भर के लिए। और अगर बात की जाए तो उधम सिंह नगर और चंपावत में भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है, जिसके तहत अब वहाँ के जो आज सोमवार के दिन स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 12वीं तक भी स्कूल वहाँ पर बंद है बारिश की संभावना को देखते हुए। और ऐसे में पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ की बात की जाए और साथ साथ हेमकुंड साहिब की बात की जाए, वहाँ बर्फबारी देखने को मिली। और साथ साथ जो बाकी पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भारी बरसात देखने को मिल रही है। मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो हल्की जो कहा जा सकता है हल्की बारिश देखने को मिल रही है। देहरादून की बात की जाए तो देर रात बारिश यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन फिलहाल जो सुबह का मौसम था वो थोड़ा धूप वाला था। और अभी भी अगर कहा जा सके तो हल्के बादल हैं देहरादून में और लगातार मौसम चेंज हो रहा है। और अब इन 4 दिनों की बात की जाए तो प्रशासन ने भी सभी जिलाधिकारी को अलर्ट रहने को बरसात का दौर जारी है और जिससे कई सड़कें बाधित हो गई है। बद्रीनाथ की बात की जाए तो कल के दिन 5 घंटे का जाम देखने को मिला। वहीं अभी भी अगर ये कहा जा सकता है कि जो जोशीमठ है वहाँ पर जाम की स्थिति है। तो कहीं ना कहीं जो सड़कें बाधित हो रही है क्योंकि लैंडस्लाइड अधिकतम देखी जाती है ऐसे मौसम में। येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अब देखना होगा कि कितना नुकसान पहुंचाता है, लेकिन फिलहाल के लिए जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं वो अलर्ट नजर आ रही है। और पल पल की खबरें जो जितने भी जिलाधिकारी हैं या फिर वहाँ के नोडल अधिकारी है उनसे पल पल की खबरें वहां से ले रही है। जी बिल्कुल तुषार, तो जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि एनडीआरएफ की टीमें साथ ही साथ प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। इससे पहले भी हमने देखा है कि भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में खासतौर से पर्वतीय जिलों में भारी नुकसान झेलना पड़ा है। तो इस बार जो सेंसिटिव जोन है, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी हैं, डराने वाली वो तस्वीरें आई थी और मौसम एक बार फिर से खराब होने की जब संभावना जताई गई है तो यकीनन यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो भारी सेंसिटिव जोन में क्या इंतजामात किए गए हैं और वहां पर जो स्थानीय लोग रह रहे हैं, यदि वहां पर हालात खराब होते हैं तो उनकी राहत के लिए क्या कुछ इंतजाम अभी से प्रशासन के लिए किए गए हैं? क्या बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात की जाए बीते महीनों की तो काफी नुकसान उत्तराखंड को पहुंचा है। करीब 1000 करोड़ से अधिक का यह नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल अभी भी सरकार आकलन करने लगी है कि कितना ये नुकसान है और कितना राहत लोगों को पहुंचाया जा सके। फिलहाल अगर अब की बात की जाए तो पहले से अब सरकार या फिर कहा जाए जो अधिकारी हैं या फिर आपदा प्रबंधन एसडीआरएफ एनडीआरएफ जैसी टीमें हैं जो राहत पहुंचाती हैं, उनको अब अलर्ट रखा गया है। जो संवेदनशील इलाके हैं जैसे 4 धाम के रास्ते हैं वहां पर जो जेसीबी है वो बढ़ाई गई है ताकि जो रास्ते हो बाधित ना हो, उन्हें जल्द खोला जा सके। और साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं क्योंकि वहां पर जलस्तर की स्थिति जैसे हरिद्वार में देखी कि बाढ़ की स्थिति बन गई थी, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान वहां भी हुआ है। और ऐसे में उन्हें पहले से सचेत किया जाता है कि अगर गंगा का पानी बढ़ता है तो आप कृपया गंगा से दूर हट जाएं। उन तटीय जो आसपास के लोग हैं उन्हें दूर रखा जा रहा है
क्योंकि येलो अलर्ट जारी किया गया है 4 दिन का। और पर्वतीय क्षेत्र की बात की जाए तो लोगों को सावधानी से सफर करने की हिदायत दी जा रही है कि क्योंकि कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, बारिश तेज हो तो कृपया एक ही जगह पे रुके और या तो होटल ले लीजिए, क्योंकि अगर लंबा सफर है ऐसे में लोगों को हिदायत दी जा रही है, जानकारी दी जा रही है कि वो सावधान से फिलहाल जो यात्रा है वो कर सके, क्योंकि 4 धाम यात्रा है, हेमकुंड साहिब की यात्रा चल रही है। ऐसे में जो पहाड़ी क्षेत्र है बर्फबारी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है फिलहाल जो कोऑर्डिनेशन बना रही है यात्रियों के साथ की सावधानी से जो इलाके हैं उसमें ट्रैवल किया जाए, साथ साथ जो लैंडस्लाइड वाले संवेदनशील इलाके हैं वहां से लोगों को दूसरी जगह बचाया जा रहा है, ताकि जो लैंडस्लाइड का खतरा है वो बच सके, वहां पर जनहानि ना हो सके। और राहत अगर छोटी मोटी अगर कोई भी घटना होती है उसके लिए एनडीआरएफ और एलआरएफ को हर जिले में तैनात किया गया है, ताकि जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। जी, इसके अलावा जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, स्कूलों के अलावा हाईवेज की यदि हम बात करें खासतौर से, तो जो लोग आ रहे हैं उत्तराखंड में और जिन्हें जानकारी नहीं है उनको किस तरह से जानकारी मिल सकती है, उन्हें क्या हिदायत दी जा रही है? देखिए, अगर स्कूलों की बात की जाए तो 2 स्कूलों की छुट्टी दी गई है। और वहीं अगर यात्रियों की बात की जाए तो यात्रियों को हिदायत दी जा रही है कि कृपया संवेदनशील इलाके हैं या फिर कहा जाए कि अगर लैंडस्लाइड हो रही है तो कृपया आगे ना बढ़े, खतरा मोल ना रहे। और तेज बारिश भी हो रही है तो ऐसा आगे बढ़ने की यात्रा रुक रुक के शुरू करें। और क्योंकि जब कच्चे पहाड़ होते हैं उत्तराखंड के और ऐसे में जब तेज बारिश होती है तो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड देखने को मिलती है और अधिकतम लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। अभी तक बात की जाए तो 50 से अधिक अभी भी सड़कें बाधित हैं, जिसमें एक नेशनल हाईवे है और बाकी जो छोटे मोटे गांव को कनेक्ट करता है। ऐसे में दिक्कतें काफी हैं। ऐसे में लोगों को कहा जा रहा है कि कृपया सावधानी से ट्रैवल करें, क्योंकि बारिश का दौर ये 4 दिन रहेगा। क्योंकि पहाड़ों में जिस तरह से बर्फबारी देखने को मिल रही है उससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो मैदानी क्षेत्र होंगे, जो आसपास के पर्वतीय क्षेत्र होंगे, वहां पर तेज बरसात देखने को मिलेगी। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है यात्रियों को। तो जी, इसके अलावा तुषार, स्थानीय लोगों की खासतौर से बात की जाए तो उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 4 दिन भारी बारिश रहेगी तो यकीनन लोगों को घरों में बंद रहना होगा। जी, अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्रों में ही आता है, ऐसे में जो पहाड़ के गांव हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, 10-15 गांव घरों का एक, और जो छोटी छोटी सड़कें होती हैं वो उसे कनेक्ट करती हैं। ऐसे में जो वो छोटी सड़कें बारिश के कारण टूट जाती हैं तो लोगों को काफी तकलीफ होती है। और जो उनके फूड सप्लाई होता है, साथ साथ उनकी बिजली की कनेक्टिविटी होती है या फिर पेयजल की कनेक्टिविटी है, वो टूट जाती है, तो उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती। ऐसे में सरकार उनको राहत पहुंचाने की कोशिश करती है, एक नॉर्मल ब्रिज बनाती है, या फिर कहा जाता है कि उन्हें राहत हेलीकॉप्टर के माध्यम से राहत दी जाती है, फूड सप्लाई दी जाती है। वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्रों की और बात की जाए तो इसमें लैंडस्लाइड वगैरह की भी बहुत दिक्कत रहती है। लोग लैंडस्लाइड की चपेट में आने से लोगों की मौत भी हो जाती है, जनहानि भी होती है। वहीं अगर मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए, जिस तरह से हरिद्वार की स्थिति हमने देखी कि जल भराव के कारण या बाढ़ के कारण कितनी स्थिति गंभीर हो गई थी और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। ऐसे में वहां के लोगों को भी काफी तकलीफ होती है। ऐसे में वो घर से नहीं निकल पाते, अगर पानी उनके घर के बाहर बढ़ जाता है तो कई तकलीफें होती हैं। उत्तराखंड में अगर बरसात की बात की जाए तो लोगों को फूड नहीं मिल पाता, कनेक्टिविटी सड़कों की टूट जाती है, जिससे वो ट्रैवल नहीं कर पाते स्थानीय लोग। हॉस्पिटल जाने में काफी तकलीफ होती है, क्योंकि अगर कोई बीमार हो जाता है तो कई किलोमीटर ऐसे गाँव होते हैं जिन्हें पैदल पहले ट्रैवल करना पड़ता है, उसके बाद जो सड़क मेन आती है। ऐसे में अब बारिश होती है तो वो कनेक्टिविटी भी टूट जाती है, तो अस्पताल ले जाने में काफी दिक्कत होती है। और स्कूलों को बंद करके कहीं ना कहीं जो राहत मिलती है बच्चों को, क्योंकि बहुत सारी बरसात लगातार होती है, पहाड़ों का रास्ता कच्चा होता है। ऐसे में जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए काफी बड़ी राहत है। ऐसे में दिक्कतें बहुत है पहाड़ में और सरकार इसे चाहती है कि धीरे धीरे इसे कम किया जाए। जी तुषार, इसके अलावा मौसम के साथ ही साथ यदि स्वास्थ्य की बात करें तो जिस तरह से मौसम खराब होता है और बारिश के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि मौसमी बीमारियों के साथ ही साथ वायरल फीवर हो या डेंगू की हालात हम उत्तराखंड में देख पा रहे हैं, उसको लेकर क्या एहतियात किया गया है कि इस मौसम में स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लोगों को सुरक्षित रखा जा सके? देखिए, अगर डेंगू की बात की जाए तो सब मेनली जो मैदानी क्षेत्र है उत्तराखंड के, वहाँ बहुत अत्यधिक
फैल रहा है। पहाड़ों क्षेत्र में बिल्कुल नील है, कहा जा सकता है जीरो में है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है 6 से 7 जिले हैं वहां पर अधिकतम जो पैर फैल रहा है डेंगू। खासकर जो देहरादून की बात की जाए, देहरादून में 600 से अधिक अभी केस आ चुके हैं और 13 लोगों की मौत सामने आ गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो डेंगू है काफी खतरनाक हो चुका है देहरादून में। और देहरादून की बात की जाए तो अब स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें 10 लोगों में अगर डेंगू की पुष्टि होती है एक मोहल्ले में, तो उसे एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा। साथ साथ वहां पर लगातार फॉगिंग की जाएगी और घर घर जाकर जो स्वास्थ्य कर्मी होंगे वो चेकिंग करेंगे कि अगर सैंपल लेंगे लोगों की कि किस तरह की जो डेंगू की पॉजिटिव केस और भी आ रहे हैं, और फॉगिंग की जाएगी नगर निगम द्वारा। सारे एहतियात वहां पर बदले जाएंगे। जैसे कोविड में हमने देखा कि इस तरह से जो कंटेनमेंट जोन बना दिए गए थे, जब कोविड एक घर में पाया जाता था तो पूरा मोहल्ला बंद करना पड़ता था। ऐसे में अब डेंगू को लेकर भी ऐसा किया जा रहा है कि अगर कहीं पर डेंगू के 10 से अधिक मरीज मिलेंगे तो उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा और वहां पर जो लोग होंगे उनकी चेकिंग की जाएगी, सघन मतलब उनके जो टेस्ट होंगे वो किए जाएंगे और साथ साथ उनके घरों में जो लार्वा होगा उसे नष्ट किया जाएगा, चाहे वो फॉगिंग के माध्यम से हो। लेकिन जिस तरह से देहरादून में डेंगू फैल रहा है, कहीं ना कहीं वो खतरे की निशानी पर है फिलहाल। तो अगर इसके अलावा तुषार, जिस तरह से स्कूलों के बारे में आपने जानकारी दी है कि अगले 4 दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, छुट्टी घोषित कर दी गई है, आगे भी क्योंकि हालात लगातार पहाड़ों के दुर्गम बने हुए हैं, ऐसे में आगे स्कूलों को लेकर क्या जानकारी निकल कर आ रही है? क्या इन 4 दिनों के बाद स्कूल प्रॉपर तरीके से खुलेंगे या अभी लंबे समय तक बच्चों को इंतजार करना होगा? देखिए, अगर मौसम इस तरह ही रहता है कि अगर हमने कल कोटद्वार में एक तस्वीर देखी जिसमें एक कार बह गई थी, तो कहीं ना कहीं बच्चों को कई खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ट्रॉलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो हैंडमेड ट्रॉलियां हैं, वहां से लोग नदियां पार करते हैं, छोटे बच्चे नदियां पार करते हैं। ऐसे में काफी खतरनाक होता है और इसके तहत जो जिलाधिकारी होता है फैसला लेता है कि किस तरह से अगर बारिश का हाई अलर्ट दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा तो छुट्टी घोषित की जाती है ताकि जो बच्चे हैं उनको नुकसान ना पहुंचे और साथ साथ उन्हें कोई परेशानी ना उठानी पड़े स्कूल को लेकर। इसको लेकर अगर आज की बात की जाए तो आज 2 जनपदों में स्कूल की छुट्टी है, जिसमें उधम सिंह नगर और चंपावत है। और अगर ऐसा लगता है कि अगर जिलाधिकारी को ऐसा लगेगा या फिर मौसम विभाग के द्वारा ऐसी चेतावनी दी जाएगी कि किसी भी जिले में अत्यधिक बरसात होने वाली है तो उस जिले की छुट्टी कर दी जाएगी ताकि जो स्कूल की बच्चे हैं उन्हें दिक्कत का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून से अगली खबर है, बागेश्वर उपचुनाव की जीत पर होगा अभिनंदन समारोह। सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का होगा समारोह में सम्मान। देहरादून से खबर, बागेश्वर में सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का होगा सम्मान समारोह। शाम 4 बजे होगा अभिनंदन समारोह। शाम 4 बजे आयोजित किया जा रहा है अभिनंदन समारोह, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का होगा सम्मान। बागेश्वर उपचुनाव की जीत पर अभिनंदन समारोह का आयोजन, सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का के सम्मान में होगा समारोह। शाम 4 बजे अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम होगा संपन्न। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की, जो कि देहरादून से है। डेंगू की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार का नया प्लान। डेंगू की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार का नया प्लान। सरकार कोविड की तरह डेंगू की रोकथाम के लिए बना रही है रणनीति। सरकार ने बनाई कोविड की तरह डेंगू की रोकथाम के लिए रणनीति। स्पेशल कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन के जरिए डेंगू को हराने की कोशिश। अधिक मरीज मिलने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन होंगे घोषित। प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या 1130 के पार पहुंची। देहरादून से खबर, डेंगू की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार का नया प्लान। कोविड की तरह बनाई जा रही है डेंगू के लिए रणनीति। अधिक मरीज मिलने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन होंगे घोषित। प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या 1130 के पार।
अधिक मरीज मिलने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन होगा घोषित। प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या 1,130 के पार पहुंची। डेंगू की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार का नया प्लान, नई स्ट्रैटेजी। कोविड की तरह डेंगू की रोकथाम के लिए बनाई जाएगी रणनीति। हालात बिगड़ने पर बनाए जाएंगे माइक्रो कंटेनमेंट जोन। डेंगू के मरीजों की संख्या 1,130 के पार। और देहरादून की बात करेंगे उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में डोली धरती। सुबह 3:49 पर बड़कोट में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके। उत्तरकाशी की यमुना घाटी में डोली धरती। सुबह 3:49 पर बड़कोट में महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप के झटकों से स्थानीय लोगों में हड़कंप का माहौल। उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके सुबह 3:49 पर बड़कोट में महसूस किए गए झटके। यमुना घाटी में डोली धरती। स्थानीय लोगों में भूकंप के झटकों के बाद डर और हड़कंप का माहौल। उत्तरकाशी में यमुना घाटी में डोली धरती। सुबह 3:49 पर बड़कोट में महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप के झटकों से स्थानीय लोगों में डर का माहौल। तो एक तरफ उत्तराखंड में जगह जगह भारी बारिश का 4 दिनों तक अलर्ट घोषित किया गया। इसी बीच बड़कोट में भूकंप के झटके महसूस किए गए। स्थानीय लोगों में इन दोनों ही हालातों को लेकर डर का माहौल है। भूकंप के झटकों से आसपास के इलाकों में लोग डरा हुआ महसूस कर रहे थे। सुबह 3:49 पर बड़कोट में ये झटके महसूस किए गए। यमुना घाटी में डोली धरती। सुबह 3:49 पर बड़कोट में महसूस किए गए झटके। स्थानीय लोगों में झटकों के बाद डर का माहौल। लोग घरों से बाहर निकलकर आ गए भूकंप से बचने के लिए। आधी रात सोते हुए लोग घर से बाहर निकलकर बाहर आए। और इसके बाद बात करेंगे देहरादून की। देहरादून में समीक्षा केंद्र का कल होगा लोकार्पण। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे लोकार्पण। धर्मेंद्र प्रधान प्रदेश को देंगे 142 पीएम श्री स्कूल एवं छात्रावासों के निर्माण के लिए मंजूरी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे लोकार्पण। प्रदेश को दिए जाएंगे 142 पीएम श्री स्कूल एवं छात्रावासों के निर्माण के लिए मंजूरी। केंद्र सरकार ने 7,291 लाख रुपए की दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने 7,291 लाख रुपए की दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में दी मंजूरी। पहली किश्त के रूप में 1,823 लाख रुपए जारी। पहली किश्त के रूप में 1,823 लाख रुपए जारी। सीएम उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति योजना का भी होगा शुभारंभ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्कूलों छात्रावासों का करेंगे शिलान्यास। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी को G20 के सफल आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया है। बता दें कि सीएम धामी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है और साथ ही लिखा है कि भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा। G20 से वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ा है। विश्व हमारी अतिथि देवो भव एवं वसुदैव कुटुंबकम की संस्कृति से परिचित हुआ है। तो आप ये ट्वीट देख पा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 देशों का भव्य स्वागत किया गया। G20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से जहां एक ओर समस्त विश्व हमारी अतिथि देवो भव एवं वसुदैव कुटुंबकम की संस्कृति से परिचित हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर भारत का कद भी बढ़ा है।
ये ट्वीट किया है पुष्कर सिंह धामी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। चमोली के जोशीमठ में मुख्य बाजार से लंबा जाम देखने को मिला। बता दें कि मानसून की रफ्तार कम होने के बाद पर्यटकों में उत्तराखंड का रुख करना शुरू कर दिया था, लेकिन सड़कों की वजह से तीर्थ यात्रियों को चारधाम की यात्रा मार्ग पर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से जोशीमठ से सेलंग के बीच करीब 5 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ देखा गया। तो वहीं जाम में फंसे हुए स्कूली बच्चे और तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि पुलिस के द्वारा जाम को खुलवाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। जोशीमठ में सिखों के पवित्र स्थल श्री हेमकुंड साहब के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं और हर साल की तरह इस बार भी लाखों की तादाद में तीर्थयात्री श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों में सीजन की पहली बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। हालांकि ऊंची चोटियों में 2 दिनों तक लगातार बर्फबारी देखने को मिली, जिसके बाद अब धूप खिलने पर बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। देहरादून में चुखू मोहल्ला क्षेत्र में आई भाई भाई का दुश्मन बन गया, जहां पर चचेरे भाई विनोद ने अपने ही भाई को धारदार हथियार से वार कर मारने की कोशिश की है। लेकिन इस दौरान सुशील पायल जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा था, तो वहीं विवाद के बाद विनोद ने डर कर बंद कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच की शुरुआत कर दी है। हरिद्वार के कोतवाली क्षेत्र में हरकी पैड़ी के पास से एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि पूरी घटना सुबह 5 बजे की है। बताया जा रहा है कि युवक कनखल का रहने वाला है, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। तो वहीं घटना से पुलिस में हड़कंप है, जिसके बाद पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुट गई है। सत्र की अवधि सदन के अंदर बाहर चर्चा का विषय बनी रही है। कांग्रेस सदन को विधानसभा का कार्य संचालन नियमावली 2005 का आदेश बताते हुए सदन में 1 साल में 60 दिन का सत्र आह्वान करने की मांग कर रही है। तो वहीं सत्ताधारी सरकार सत्र की अवधि का कारण बिजनेस कम होना बता रही है। बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस की मांग को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि सदन की अवधि उतनी ही रखी जाती है जितना प्रदेश की जनता के विकास के लिए जरूरी होता है। कांग्रेस को अपने कार्यकाल को देखकर मौजूदा स्थिति के बारे में सोच विचार करना चाहिए। देखिए, सत्र के अंदर जो भी कार्यवाहियां हुई हैं, जितना बिजनेस होता है उसी प्रकार से सत्र चलते हैं, उसी प्रकार से विधानसभा चलती है। और जो चीजें उत्तराखंड राज्य के संवर्धन के लिए, उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए, भविष्य के लिए जो कानून हो सकते हैं, जो बेहतर कार्य हो सकते हैं, उन सत्र में सब चीजों पर चर्चा की गई। और आरोप प्रत्यारोप लगाना ये कांग्रेस का काम है। कांग्रेस को अपने समय को याद करना चाहिए कि वो कितना सत्र करवाते थे और क्या क्या करवाते हैं और किस प्रकार से सत्र चलाते थे। आज विपक्ष में बैठ करके नींद में एक निकालना कांग्रेस की आदत हो गई है। जितना बिजनेस था सरकार ने विधानसभा चलाई और विभिन्न जो जनता की जो चीजें हैं, जनता के भविष्य के लिए जो होना है, सब काम किए हैं। कांग्रेस केवल आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। उनके पास कुछ बोलने को है नहीं, तो कुछ ना कुछ कहेंगे। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने मानसून सत्र के दौरान देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्य पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सदन के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के जवाबों से असंतुष्ट नजर आए। वहीं स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून जिले की हालत खस्ता हो गई है। साथ ही साथ सदन में 3 सप्लीमेंट्री के बाद उन्हें और सवाल पूछने से मना कर दिया गया, क्योंकि विधानसभा की नियमावली में 3 सब्स्टिट्यूट सवाल ही पूछे जा सकते हैं। जिसके बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसका समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने उन्हें एक और सप्लीमेंट्री सवाल की मंजूरी दी थी, लेकिन प्रेमचंद्र अग्रवाल ने परंपरा का हवाला देते हुए उन्हें सवाल पूछने से मना कर दिया। स्मार्ट सिटी का अल्पसूचित प्रश्न मेरा था, उसका जवाब जो है सरकार द्वारा नहीं दिया गया। लीपापोती जरूर की गई। ये भी कहा गया कि
जो सप्लीमेंट्री है वो 3 से ज़्यादा नहीं पूछी जा सकती है। तभी मैंने कहा था कि कार्य संचालन नियमावली में कहीं पर भी ये नहीं है कि आप सप्लीमेंट्री 3 से ज़्यादा नहीं पूछ सकते हैं। ये विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।